अक्सर ये देखते हैं आप कि पाकिस्तान में हमारे मर्दों का पेट आगे की तरफ निकला होता है। पाकिस्तानी ख़वातीन का बेली एरिया भी बड़ा होता जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आज हम साइंटिफिकली इस मसले का हल ढूंढेंगे कि ये क्यों होता है और इसका हल क्या हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाकी बॉडी हमारी ठीक है, बस पेट की चर्बी किसी तरह कम करवा दें, कोई तरीका बताएं। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ पेट की चर्बी का मसला नहीं है, इसमें आपके मैदे और छोटी आंत के भी कुछ मसाइल शामिल हैं। ये बात आपको पता है कि जब किसी का पेट आगे निकला होता है तो इन्हें फैटी लिवर भी होता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में लोगों के मैदे के मसाइल का एक डीप एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये असल में ज्यादातर स्ट्रेस है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज की कमी। लेकिन लोग इन दो बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल मुद्दा यही है। तो चलें इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंग्रेजी का एक लफ्ज है ओमनीवोर। इसका मतलब है ऐसे जानदार जो जिंदा रहने के लिए सब्जियां और गोश्त खाते हैं। फिर एक और लफ्ज है हर्बीवोर, जो सिर्फ पौधे खाते हैं। अब अगर आप गोरिल्ला को देखें जो एक हर्बीवोर है, जो सारा दिन पौधे खाता है, लेकिन इसका पेट हमेशा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। अक्सर गोरिल्लाज में कंधे से भी बड़ा इनका पेट होता है। फिर एक और नस्ल है चिंपैंजीज की, ये गोश्त और सब्जियां दोनों खाते हैं। चिंपैंजी का पेट हमेशा फ्लैट होता है। इसी तरह हाथी भी एक हर्बीवोर है, गाय और भैंस भी हर्बीवोर है। अब यहाँ पे चल क्या रहा है और ये इंसानों से किस तरह मिलता जुलता है। जो जानदार हर्बीवोर हैं सिर्फ सब्जियां खाते हैं और सब्जियों में फाइबर होता है। ये फाइबर बॉडी में जाके फर्मेंटेशन पैदा करता है। पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इस फाइबर को खाते हैं। फिर इस अमल के नतीजे में बाय प्रोडक्ट में प्रोटीन बनती है, जो ये जानदार फिर इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया खुद भी 60% प्रोटीन होते हैं, तो ये खुद फाइबर को हजम नहीं कर सकते। बैक्टीरिया इस फाइबर को खाते हैं और बदले में प्रोटीन बनाते हैं। मतलब ये जानदार अपनी प्रोटीन इस बैक्टीरिया से ले रहे होते हैं। अब फर्मेंटेशन आप जानते हैं, उर्दू में अगर इसे कहें तो गलने सड़ने का अमल, और इस अमल में गैस पैदा होती है। अब अगर कोई इंसान बहुत ही कम गोश्त खा रहा है, ज्यादा सब्जियां खा रहा है, तो ज्यादा गैस बन रही है, जिससे एक कंडीशन पैदा होती है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसको उर्दू में समझे तो छोटी आंत में इन बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है। नॉर्मली इस फर्मेंटेशन को बड़ी आंत में होना चाहिए, अब ये गलत जगह पे होने लगती है। पहले आपका मैदा है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत आती है। और अब जो मौजूदा डाइट है जो लोग ज्यादातर खा रहे हैं, इनमें 3 ऐसी चीजें शामिल हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब है आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, इंसान की बनाई हुई। इसमें पहले है चीनी, मतलब मैं व्हाइट शुगर की बात कर रहा हूँ, या ग्लूकोज सिरप या लिक्विड शुगर जो मुख्तलिफ चीजों में डाली जाती है। सैकरिन वगैरह सीरियल्स में, बेकरी आइटम्स में, शुगर फ्री स्वीट्स में इवन ये डाल रहे होते हैं। अदरवाइज एरिथ्रिटोल और स्टीविया, ये 2 नेचुरल स्वीटनर्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन महंगे हैं, तो ये कॉस्ट कम रखने के लिए सैकरिन को शुगर फ्री चीजों में डाल देते हैं। तो ये सिंथेटिक चीनी है। आज से 100-200 साल पहले ये मौजूद नहीं थी। शक्कर खाते थे लोग या गुड़ खाते थे, खेतों में जाके काम करते थे। अब ये तो नहीं कर सकते अगर शहरों में रहते हैं, लेकिन रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सीड ऑयल्स, ये भी हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें ज्यादा मिकदार ओमेगा 6 की होती है, जबकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशोस का बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो इनमें मौजूद ओमेगा 6 का हाई कंटेंट इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। और फिर रिफाइंड आटा, जो कि पहले नहीं था, मैदा है। तो ये वो सब चीजें हैं जो पाकिस्तान में अब लोगों की डाइट में शामिल हो चुकी है। क्वालिटी फूड महंगा हो चुका है। अब ये सब चीजें अगर आपकी खुराक में शामिल हैं तो ये मैदे के अंदर जाके अंदर वाली परत को नुकसान पहुंचाती है, अल्सर की वजह बनती है। मैदे की अंदरूनी दीवारों पे जख्म बन जाते हैं, इसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये तब होता है जब लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड से सिस्टम पे बोझ पड़ता है, और अगर आप रेगुलरली यही खा रहे हैं तो आपका सिस्टम कमजोर होने लगता है। जब सिस्टम कमजोर हो जाता है, पीएच चेंज हो जाती है, तो एच पाइलोरी एक्टिव हो जाता है। इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि खुद को जिंदा रखने के लिए ये मैदे के तेजाब को कम करता है, क्योंकि इसे अल्कलाइन एनवायरनमेंट पसंद है। ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मैदे की अंदरूनी दीवार को खाने लगता है। अब स्टमक में एसिड कम हो गया, एसिड कम होने से आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, चीजों को हजम करना मुश्किल हो जाएगा। और क्या होता है कि मैदे में तेजाब का लेवल पूरा होना जरूरी है, क्योंकि मैदे की तेजाबियत की वजह से ही बुरे जरासीम अगर मैदे में आते भी हैं तो ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। मैदे का एसिडिक एनवायरनमेंट बुरे बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखता है। जब एसिड कम हो जाता है तो ये भी बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इस मसले को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात, कोई भी चीज जो आपको ब्लोट करती है, गैस पैदा करती है, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो इसे निकाल दें और दोबारा ना खाएं। अब ये फाइबर वाली कुछ सब्जियां हो सकती हैं, इसमें कुछ फल भी हो सकते हैं। ग्रेन्स, गंदुम, अनाज में ओमेगा 6 ज्यादा होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इसके साथ साथ मैं अपनी बात करूं तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं। दिन में 2 खाने खाता हूं, और इन 2 खानों के अलावा मैं कोई भी स्नैक्स नहीं खाता हूं। आलू, चाट, समोसा, पकौड़ा, चिप्स, निम्को, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स वगैरह।
मेरे खाने में प्रोटीन ज़्यादा होती है, सब्जियां होती हैं, पालक, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह, ज़्यादातर पत्तों वाली सब्जियां मैं खाता हूँ। अभी सब्जियां मुझे सूट करती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो चीज़ें आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, मसला पैदा करती हैं, तो आप ना खाएं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए दरअसल आपके मैदे को आराम करने का मौका मिल जाता है। बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। मैदे में अगर कोई मसला जन्म ले रहा है तो बॉडी की कोशिश ये होती है कि पहले मैं दवाई के बगैर इसे हील कर लूं। और हीलिंग का अमल रेस्ट में होता है। जब आप मैदे को हर वक्त बिजी नहीं रखते, इसे आराम करने का मौका देते हैं, तो ये है एक बात। गोश्त के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। एक डाइट है जिसे कार्निवोर डाइट कहते हैं। बहुत से लोग मैदे को ठीक करने के लिए कार्निवोर डाइट कर रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन लोग इसे कर रहे हैं। नई स्टडी सामने आ रही है। इसमें क्या होता है कि फाइबर हटा दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इनका मानना है कि फाइबर ही हमारे मैदे को खराब कर रहा है, अल्सर पैदा कर रहा है। फाइबर मैदे में जख्म करता है और मीट में ग्लूटामिन होता है जो इन क्रैक्स को फिल करता है, हीलिंग में मदद करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डाइट लॉन्ग टर्म कोई कर सकता है। तो एनीवे, आप इसे पढ़ लें और ट्राई करना चाहें तो कर लें। और अगर आपने कभी की है तो हमें भी बताएं, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो अब कार्निवोर डाइट आप करें या नहीं, लेकिन आपको ज्यादा प्रोटीन जरूर शामिल कर लेनी चाहिए अपनी डाइट में, स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है। इसके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मसल लॉस शुरू हो जाता है, मसल फाइबर्स वीक होने लगते हैं। और आई एम श्योर कि आप एक्सरसाइज तो करते ही होंगे, तो प्रोटीन इनटेक पूरा करें। अंडे, फिश, चिकन वगैरह। और एनिमल प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन पाउडर्स के हक में नहीं हूँ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सोया प्रोटीन, दालें वगैरह, इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, प्रोटीन एफिशिएंसी वैल्यू कम होती है, और एनिमल प्रोटीन को हजम करना भी ज्यादा आसान होता है बनिस्बत प्लांट प्रोटीन के। तो कंक्लूजन में इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिफाइंड कार्ब्स को अपनी डाइट से निकाल दीजिए, चीनी हटा दीजिए, कुकिंग ऑयल्स कम कर दीजिए, और फिर इसका आप असर देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मेरी राय में ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजीद अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।